हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCS Decoded। EPFO APFC का फेवरेट टॉपिक कोड ऑन वेजेस 2019। आज हम इस एक्ट को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कोड ऑन वेजेस है क्या? तो इंडिया के पूरे वेज सिस्टम को सिंपल, एक जैसा और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए 4 पुराने एक्ट्स को कंबाइन किया गया। कौन कौन से एक्ट्स? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट और इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। टोटल 4 एक्ट्स हैं। 4 in 1 कॉम्बो बनाया इन्होंने कोड एंड वेजेस का। सो अब इस कोड में कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, जैसे कि पहली है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कौन सी? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों आती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ बड़ी नेशनल स्केल वाली चीज़ें आती हैं, जैसे कि रेलवेज, माइंस, ऑयल फील्ड्स, मेजर पोर्ट्स, एयर ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम, बैंकिंग, इंश्योरेंस, CPSUs, उनकी सब्सिडरीज और बॉडीज अंडर द सेंट्रल एक्ट। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर बाकी सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट बात करता है ये वेजेस की। वेजेस में 3 आइटम्स आती हैं: बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता, और रिटेनिंग अलाउंस। क्या क्या चीज़ें वेजेस में नहीं आती ये भी पता होना चाहिए, जैसे कि बोनस, HRA यानी कि हाउस रेंट, ओवर टाइम, PF पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन, कन्वेंस अलाउंस, हाउस अकोमोडेशन, कमीशन, ग्रेट्युटी एक्सेट्रा। अब इस एक्ट में एक 50% रूल दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। 50% रूल ये कहता है कि अभी जो हमने ऊपर एक्सक्लूजन्स देखी, ये हमारे टोटल वेजेस का 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो वो वेजेस में ऐड हो जाएगा। मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना? इसका मतलब ये है कि सपोज करो कि अगर आपकी सैलरी 20,000 है, तो उसका 50% यानी कि 10,000। 10,000 से ज़्यादा आपके एक्सक्लूजन्स नहीं हो सकते हैं, और अगर हो जाते हैं तो मान लो 12,000 है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है यानी कि 2,000 वो आपकी वेजेस में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस, यानी कि जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस फिक्स किया है उससे कम आप पे नहीं कर सकते। मिनिमम वेजेस इज इक्वल्स टू लीगल फ्लोर। अब फिक्स कैसे करते हैं उसे? हम देखते हैं कि टाइम वर्क और पीस वर्क क्या है। दोनों ही केसेस में हम मिनिमम वेजेस देंगे। वेज का पीरियड आवरली है, डेली बेसिस पर है या मंथली बेसिस पर है। उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स भी देखते हैं, जैसे कि जहाँ आप काम कर रहे हो उसका टेम्परेचर क्या है, क्या आप अंडरग्राउंड काम कर रहे हो, नॉर्मल काम कर रहे हो, कहीं काम हजार्डस तो नहीं है, आपका स्किल लेवल क्या है, अनस्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो, हाईली स्किल्ड हो। इन सब के बेसिस पर आपकी मिनिमम वेजेस को फिक्स किया जाता है। अब मिनिमम वेजेस के अंदर कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स आते हैं, जैसे कि बेसिक पे, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, वैल्यू ऑफ कंसेशन जैसे कि राशन वगैरह, ये सारी चीज़ें उसके अंडर आती हैं। नाउ अब इसे कौन फिक्स करता है? या तो गवर्नमेंट एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पब्लिश करेगा 2 महीने के अंदर, या फिर गवर्नमेंट एक कमिटी अपॉइंट करता है जिसमें कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय इक्वल नंबर में होते हैं, और 1/3 उसमें इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं। अब रिवाइज़ की अगर हम बात करें, रिवीजन की, तो हर 5 साल में ये मिनिमम वेजेस रिवाइज किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लोर वेज। फ्लोर वेज क्या होता है? फ्लोर वेज का मतलब होता है मिनिमम ऑफ मिनिमम वेजेस। ये आपको पता होना चाहिए। कौन फिक्स करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है। स्टेट गवर्नमेंट इस फ्लोर वेज से नीचे अपनी वेजेस नहीं कर सकती। अगर इन केस उसकी वेजेस उससे ज़्यादा है मिनिमम वेजेस, तो वो उन्हें कम भी नहीं कर सकती, और अगर बेसिकली अगर उससे हायर है तो उसे कम नहीं करेगी, और उससे कम तो जाएगी ही नहीं। तो ये होता है मिनिमम ऑफ मिनिमम वेजेस। कौन फिक्स करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आप नॉर्मल वर्किंग डेज से कम काम करते हो तो क्या होगा? आपको वेजेस कैसी मिलेंगी? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पूरे दिन काम करते हो आप, और आपने पूरे दिन काम नहीं करा, आधे दिन ही करा है, अपनी मर्जी से नहीं किया, तो ऑब्वियसली वेजेस नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर उसमें एम्प्लॉयर की गलती है, जैसे कि कोई मशीन ख़राब हो गई या उसने मना कर दिया, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपको आपका फुल वेज मिलेगा। तो चलो पहले इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इसमें कौन कौन सी एक्ट, कितनी एक्ट्स मर्ज हुई हैं? 4 एक्ट्स मर्ज हुई हैं। वेजेस में क्या क्या आता है? बेसिक, DA और रिटेनिंग अलाउंस। क्या क्या नहीं आता? HRA, बोनस, ओवर टाइम, PF, कमीशन, ग्रेट्युटी एक्सेट्रा। 50% रूल क्या है कि एक्सक्लूजन के 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, होगा तो आपके वेजेस में ऐड हो जाएगा। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में दोनों आती है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। मिनिमम वेजेस आप गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट से कम नहीं जा सकते। फिक्स कैसे किया जाएगा? स्किल लेवल पर, जोग्राफिकल रीजंस और हार्डशिप्स वगैरह के बेसिस पर। रिवीजन कितने दिन में होगा? 5 साल में होगा। फ्लोर वेज सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है, स्टेट गवर्नमेंट उससे नीचे नहीं जा सकती। पीस वर्क यानी कि अगर आप पीस बेसिस पे काम करते हो तो भी आपको मिनिमम वेजेस मिलेंगे, और अगर आपका शॉर्ट डे वर्क है, अगर आपकी गलती से है तो वेजेस नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयर की गलती से है तो आपको फुल डे का वेज मिलेगा। अब जैसे कि हमने पीस वर्क के बारे में बात करा, पीस वर्क यानी कि आप एक बॉक्स, 2 बॉक्स, 10 बॉक्स ऐसे पीसेस के बेसिस पे काम कर रहे हो, तो आपका मिनिमम टाइम रेट क्या होगा? तो इसका रूल ये है कि अगर एम्प्लॉय पर पीस काम करता है फिर भी उसको मिनिमम टाइम रेट मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल, राजू 1 घंटे में 10 बॉक्सेस पैक करता है, उसको पर बॉक्स 5 रुपये मिलते हैं, तो 10 बॉक्स यानी कि 50 रुपये पर आवर। बट गवर्नमेंट का मिनिमम टाइम वेज है 60 रुपये पर आवर, सो एम्प्लॉयर को 60 रुपये देने ही होंगे। नॉर्मल वर्किंग डेज यानी कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कितने वर्किंग आवर्स होंगे, ब्रेक कितनी देर होंगे। 7 दिन में से 1 दिन रेस्ट कंपलसरी होगा।
ओवर टाइम, अगर आप ओवर टाइम करते हो तो आपको डबल वेजेस मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 100 रुपये प्रति घंटा मिलता है तो अगर आप ओवर टाइम कर रहे हो तो उसी 1 घंटे का आपको 200 रुपये मिलेगा। ना मोड ऑफ पेमेंट क्या होगी, इट कैन बी कैश, चेक और बैंक ट्रांसफ़र, किसी भी तरीके से आपको वेजेस दिए जा सकते हैं। वेजेस का पीरियड क्या होगा, मंथली, वीकली, डेली, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा नहीं होगा। डेली है तो आपको वेजेस कब तक मिलेंगी, सेम डे मिल जाएगी। वीकली है तो वीक के लास्ट डे में मिलेगी, और अगर मंथली है तो नेक्स्ट मंथ के 7th डे तक आपको मिल जाएगी। अब मानो कि आपने रिज़ाइन कर दिया या फिर आपको नौकरी से निकाल दिया गया, आपको फायर कर दिया गया, तो आपको कितने दिन के अंदर सैलरी मिल जाएगी, 2 दिन के अंदर अंदर आपको सैलरी मिल जाएगी। नाउ डिडक्शंस अलाउड, ऑब्वियसली हर नौकरी में कुछ डिडक्शंस होते हैं, तो कौन कौन से अलाउड होते हैं, जैसे कि फ़ाइन, अगर आप एब्सेंट हो तो एब्सेंस, डैमेज, हाउस रेंट, गवर्नमेंट टैक्सेस, पीएफ, ईएसआईसी। ईएसआईसी मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी और ट्रेड यूनियन की फ़ीस, लेकिन ट्रेड यूनियन वाली आपके रिटन कॉन्सेंट में होनी चाहिए। मैक्सिमम डिडक्शन आपका 50% ऑफ वेजेस से ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो वो आपके सिर्फ 5,000 तक रुपये काट सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फ़ाइन्स। हमने ऊपर देखा था फाइन्स पे कटता है, तो फाइन अगर आपकी एज 15 साल से कम है तो कोई भी फाइन नहीं होगा, और मैक्सिमम फाइन आपका 3% होगा। कितने दिन में रिकवर होगा, 90 दिन में। आप ऐसे याद करो, 3 3 9, तो 3% मैक्सिमम, और 90 डेज़ में आपको रिकवर करना है। नेक्स्ट, अगर एब्सेंट हो आप, इस वजह से डिडक्शन हुआ है तो कर सकते हैं। और अगर 10+ एम्प्लॉयज़ एक साथ छुट्टी ले लें किसी भी रीज़न से, जैसे कि स्ट्राइक पे चले जाएं या कुछ भी, और नोटिस नहीं दिया है आपने, तो आपकी अप टू 8 डेज़ की वेजेस डिडक्ट हो जाएंगी, यानी कि अप टू मतलब मैक्सिमम 8 दिन की वेजेस वो आपकी काट सकते हैं। अगर आप कोई डैमेज या लॉस कर देते हो तो जितना आपने डैमेज किया है उतना आपके पैसे कट हो जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं काट सकते। नेक्स्ट आता है बोनस। बोनस आपको तब मिलेगा जब आपके वेजेस गवर्नमेंट लिमिट से या तो कम होंगे या इक्वल होंगे, और एटलीस्ट आपने 30 दिन तक काम करा होगा। कितना कम से कम बोनस मिलेगा, 8.33%, और कितना मैक्सिमम मिलेगा, 20%। प्रोपोर्शनेट रिडक्शन क्या होता है बोनस में, हमने देखा कि आपको 1 महीने कम से कम काम करना है। अब सपोज़ करो आपने पूरा 1 साल काम नहीं करा, 8.33 और 20% वाला जो रूल है, आपने पूरे 1 साल काम नहीं करा, तो आपने जितने दिन काम करा है उतने दिन के हिसाब से आपको बोनस मिलेगा, यानी कि आपको एक प्रोपोर्शनेट रिडक्शन करके बोनस प्रोवाइड किया जाएगा। अब कौन कौन से डेज़ वर्किंग माने जाते हैं, तो वर्किंग डेज़ में काउंट होता है पेड लीव, ले ऑफ, मेटर्निटी लीव, एक्सीडेंट लीव, ये सब भी आपके वर्किंग डेज़ में ऐड होते हैं। ना डिस्क्वालिफिकेशन, बोनस के आपके डिस्क्वालिफिकेशन कब माना जाएगा, यानी कि बोनस आपको कब में ही नहीं मिलेगा, जब आपने फ्रॉड किया है, वायलेंस किया है, थेफ्ट किया है, या सेक्सुअल हैरेसमेंट का कन्विक्शन है, तो आपको बोनस नहीं दिया जाता। नेक्स्ट आता है एलोकेबल सरप्लस। ये जो कीवर्ड्स हैं आपको पता होने चाहिए, आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा क्या है, तो पता ही नहीं है तो फिर बेवकूफ़ी है ना। एलोकेबल सरप्लस का मतलब होता है कि बोनस देने के लिए बचा हुआ पैसा। कंपनी प्रॉफिट में से जो सरप्लस बचता है उसका एक हिस्सा एम्प्लॉयज़ के बोनस के लिए रखा जाता है। बैंकिंग सेक्टर में ये हिस्सा 60% होता है, और बाकी सारे सेक्टर्स में ये 67% होता है। नेक्स्ट आता है अवेलेबल सरप्लस कंपोनेंट्स, यानी कंपनी का जो एक्चुअल बचा हुआ प्रॉफिट है आफ्टर द डिडक्शंस, उसको अवेलेबल सरप्लस बोलते हैं, और इसी सरप्लस पर आपका बोनस कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट है सेट ऑन सेट ऑफ। आपको ये नहीं सोचना है क्या, आपको इनका मतलब पता होना चाहिए, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। सो सेट ऑन, अगर कंपनी 20% से ज़्यादा बोनस दे सकती है, लेकिन लॉ बोलता है कि मैक्सिमम 20% ही देना है, तो जो एक्स्ट्रा बोनस है हम उसे फ्यूचर के लिए सेव कर देते हैं, और इस सेव्ड एक्स्ट्रा को हम लोग सेट ऑन बोलते हैं। ये 4 साल तक यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है सेट ऑफ। अगर कंपनी के पास 20% बोनस देने के लिए पैसा कम पड़ जाए, तो जो बोनस देना चाहिए था वो फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड होगा, और इसको हम लोग सेट ऑफ बोलते हैं, और ये भी 4 साल तक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब बोनस पेमेंट की डेडलाइन क्या होती है, बोनस हमें 8 महीने के अंदर अंदर देना होता है, और अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो 1 महीने के अंदर अंदर सॉल्व करना होगा। नॉन एप्लीकेबिलिटी, यानी कि बोनस कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता। LIC, RBI, गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स, NGOs, क्रॉसओवर, यूनिवर्सिटीज़ और सीमेन वगैरह में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारी एडवाइजरी बोर्ड। एडवाइजरी बोर्ड में आते हैं एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, इंडिपेंडेंट पर्सनस, मैक्सिमम 1/3 विमेन, और 5 स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स इन द सेंट्रल बोर्ड। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट। पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की होती है। नाउ क्लेम्स अथॉरिटी। अथॉरिटी एम्प्लॉय के फेवर में पेमेंट ऑर्डर कर सकती है, 10 गुना तक उसको कंपनसेशन दिलवा सकती है, और 3 महीने में डिसीजन लेना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉय का 5,000 रुपये ड्यू है तो उसका 10 टाइम यानी कि 10 टाइम्स कंपनसेशन यानी कि 50,000 तक वो ऑर्डर दे सकती है।
नाउ लास्टली इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। तो सिंपल सी बात है, कोई चीज़ देखनी है तो उसके लिए इंस्पेक्टर होना चाहिए। तो वो क्या क्या करेगा, वो इंस्पेक्ट कर सकता है, रिकॉर्ड चेक कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है, सर्च कर सकता है, कॉपीज़ ले सकता है, गाइड और एडवाइस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इंस्पेक्टर फैक्ट्री में जाकर अटेंडेंस रजिस्टर चेक कर सकता है। तो बच्चों ये था कोड ऑन वेजेस का पूरा कॉन्सेप्ट। अब सिंपल और क्लियर हो चुका है। ईपीएफओ एपीएफसी में यहाँ से क्वेश्चंस फिक्स आते हैं, सो कीप रिवाइजिंग। और ऐसे ही क्रिस्प एग्जाम फोकस कंटेंट के लिए आईएसपीसीएस से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बेस्ट ऑफ लक।